हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा 2.0। चलिए हम देखते हैं 9th का बायोलॉजी चैप्टर पहला, कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। इसको हम लोग जानते हैं चैप्टर में क्या क्या मुख्य बातें हैं, उन सारी चीज़ों को कवर करने की हम कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिए आप लोग, पहला पार्ट हमारा पहला चीज़ है इसमें कि कोशिका, कहते कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। तो कोशिका पहला हमारा टॉपिक आता है कोशिका। कोशिका कहते जीव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मैंने जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहिए या क्रियात्मक इकाई, कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। मेन ये कोशिका का डिफिनेशन हो गया। अब कहता कोशिका का खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज सर्वप्रथम आपको 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था, जो अंग्रेज वैज्ञानिक था। कहते उसके बाद कहते जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? अगला क्वेश्चन आता है कि जीवित कोशिका का खोज सर्वप्रथम 1674 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने किया था। ल्यूवेनहॉक का पूरा नाम है एंटोनी ल्यूवेनहॉक। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है क्या कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका का अध्ययन को, क्योंकि कोशिका का अंग्रेजी नाम सेल होता है और सेल से बना है ये साइटोलॉजी। क्या बना है? साइटोलॉजी। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा था कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो मैंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक था जिन्होंने क्या कहा था, कोशिका के सिद्धांत दिया। उसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा क्या कि कोशिका में केंद्रक का खोज। तो केंद्रक का खोज किसने किया? कोशिका में केंद्रक का खोज सर्वप्रथम या सबसे पहले बात करिए रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किया है। किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद हमारा पॉइंट अगला आता है क्या कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा था? मैंने कोशिका का ऊर्जा गृह, मैंने ऊर्जा घर किसे कहा था? पावर हाउस। तो जिसको ऊर्जा गृह कहिए हिंदी में, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कोशिका को अंग्रेजी में सेल कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है क्या कि कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? माने मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका कौन है? तो मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका जो है आपको तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। मानव शरीर के मैंने कहा था उसे भी कहा जाए सबसे लंबी कोशिका आती है तंत्रिका तंत्र की कोशिका है। अगला पॉइंट हमारा आता है क्या कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे के सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडा की कोशिका होती है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा कि प्रत्येक जीव कोशिका की उत्पत्ति कोशिका से बनी होती है। जितनी भी जीव बना सब का उत्पत्ति जो हुआ है, जो उत्पन्न बना सब कोशिका से बना हुआ है। हमारा शरीर भी कोशिकाओं से मिल से बना हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कोशिका का आकार कम से कम मिनिमम 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ये म्यू एम है, माइक्रोमीटर। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा आता है कि कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को हम लोग उत्तक कहते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाता है, एक मिनट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है कि कोशिका का यहाँ से कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के निर्माण जो विभिन्न घटक विभिन्न पदार्थों से होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकांग कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा आता है कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कहता कोशिका झिल्ली कह दे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दे। कहता प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा था कोशिका झिल्ली जो है अर्धपारगम, वो आधा आर पार दिखता है। अर्धपारगम या इसी को मतलब सेमी परमिएबल होती है। अगला पॉइंट हमारा आता है
कि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद कोशिका झिल्ली के कार्य को लिखें। कहते कोशिका झिल्ली के कार्य, कहता है यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है, सहायता करती है। कोशिका झिल्ली जो है कोशिका के एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। अगला पॉइंट क्या है? कोशिका को यांत्रिक अंदर से सहायता प्रदान करती है, आंतरिक सहायता प्रदान करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति कहते हैं यहाँ से पादप कोशिकाएं चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी होती है। मोटा और हार्ड आवरण लेयर से घिरा होती है। इसी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। उसके बाद कोशिका भित्ति मुख्यतः सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज एक पदार्थ है। कोशिका भित्ति जो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद कोशिका भित्ति की कार्य कहता है। क्या कहता है? कोशिका भित्ति की कार्य। तो कोशिका भित्ति कहता है कोशिका भित्ति को कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है, यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करती है। कोशिका भित्ति जो है कोशिका को सुरक्षा भी देती है और सहारा भी देती है। यह कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करती है और कोशिका झिल्ली की भी कोशिका भित्ति रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। यह कोशिका को सूखने से ही बचाता है। कौन? कोशिका भित्ति। उसके बाद आपको आता है कि कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। कहता है जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होती है उसे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। मैंने जीव द्रव का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच में होता है उसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। या कोशिका के बीच में जहाँ कोशिका में एक पदार्थ द्रव चिपचिपा पदार्थ है जिसे हम लोग कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहेंगे? कोशिका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ से कि कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म एक बहुत ही गाढ़ा पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ। कोशिका द्रव जो है ना, कोशिका के अंदर जो पदार्थ द्रव होता है वो कोशिका द्रव कहलाता है, जिसको इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। बहुत ही गाढ़ा होता है, जैसे ना तो दूध गाढ़ा है, तो गाढ़ा पारभासी मैंने थोड़ा सा आर पार होता है प्रकाश, पूरा पारदर्शी नहीं होता है। पारभासी और चिपचिपा लस्सा टाइप का पदार्थ। उसके बाद आता है राइबोसोम। कहता है ऐसे कण जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई पड़ता है। मतलब राइबोसोम जो है वह सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दिखाई पड़ता है। राइबोसोम जो है वह प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। पूछा जाएगा आपको राइबोसोम किसकी बनी होती है, तो राइबोसोम प्रोटीन की बनी होती है और राइबोसोम में ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगला पॉइंट, गोल्जी उपकरण या गोल्जी काय। सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में जंतु कोशिका में गोल्जी उपकरण को देखा। उसके बाद लाइसोसोम, कहते यह बहुत ही सूक्ष्म कोशिका का अंग है जिसे सर्वप्रथम 1958 ईस्वी में क्रिश्चियन डी दवे ने देखा। किसने देखा था? क्रिश्चियन डी दवे ने देखा। आत्महत्या की थैली किसे कहा था? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। लाइसोसोम का कार्य, कहता है यह जीवाणु एवं वायरस से सुरक्षा करता है। यह कोशिका को जीवाणु और वायरस से सुरक्षा करता है। अगला पॉइंट, कहते यह कोशिका में प्रवेश करने वाले बाह्य पदार्थों का पाचन करते हैं। कौन? बाह्य पदार्थ जो होता है कोशिका में, ये लाइसोसोम। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया का खोज सर्वप्रथम अल्टमेन ने 1886 ईस्वी में किया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा था। कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस जो बताए पहले भी कहा जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा दो रूपों में बनता है। एक बनता है एटीपी के रूप में, दूसरा एडीपी के रूप में। एटीपी की फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट और एडीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। पॉइंट हमारा है यहाँ से, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है केंद्रक या न्यूक्लियस। कोशिका द्रव के बीच एक बड़ी गोल गाढ़ी संरचना पाई जाती है। कोशिका द्रव के बीच में एक बड़ी गोल गाढ़ी द्रव पाई जाती है, गाढ़ी संरचना पाई जाती है, जैसे केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। कहता सभी जीवित कोशिकाओं में केंद्रक मौजूद रहता है। जितने भी जीवित कोशिका सब में क्या था? केंद्रक रहता है। केंद्रक के अंदर गाढ़ा अर्ध तरल द्रव भरा रहता है, जिसे केंद्रक द्रव
या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागों की जाल जैसी रचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन जालिका कहते हैं। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है कि डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखें। तो डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, हिंदी में भी लिखा हुआ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए का पूरा फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए प्रोटीन से बने होते हैं, पूछे डीएनए तो प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए के यहाँ से अनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहता कोशिका विभाजन के समय कहता है, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन जालिका के धागे अलग होकर के कई छोटी और मोटी छड़ जैसी रचना में बदल जाते हैं जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम कहते हैं। अगला पॉइंट हमारा डीएनए। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम लोग क्या कहते हैं? डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ या तथा जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं। एक पॉइंट यहाँ मिस्टेक लिख लीजिएगा, इकाई कहते से। डीएनए को अनुवांशिक पदार्थ तथा जीन को अनुवांशिक इकाई कहते हैं, हेरिडिटी यूनिट कहा जाता है। उसके बाद केंद्रिका या न्यूक्लियस, केंद्रिका या न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य में एक छोटी गोलाकार या अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रिका या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रिका में आरएनए का संश्लेषण होता है। उसके बाद क्या है, सभी जीवों की कोशिकाओं के केंद्रक में पाए जाने वाला क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है। क्या होती है? निश्चित होती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, मानव शरीर की कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या 46 क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहिए और 23 जोड़े पाया था। पूछेगा मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र पाया था? 23 जोड़ा या 46 को। मकई के पौधे कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम? तो 20 क्रोमोसोम, 10 जोड़ा। और टमाटर के पौधे की कोशिका में क्रोमोसोम संख्या 24 क्रोमोसोम, 12 जोड़ा। कहता कोशिका दो प्रकार की होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है एवं वास्तविक केंद्रक भी नहीं होता है, उसे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। प्रोकैरियोटिक में ना तो केंद्रक होता वास्तविक और ना ही कोशिका झिल्ली होती है। उसके बाद यूकैरियोटिक किसे कहते हैं? तो यूकैरियोटिक वैसी कोशिका जिसमें केंद्रक पूर्ण रूप से विकसित तथा झिल्ली से घिरा होता है, उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक क्या रहता है? अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। कहते इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक, 61 यूकैरियोटिक। इसमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित रहता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में। और कहता है इसमें वास्तविक केंद्रक उपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक उपस्थित रहता है। इसमें कहता केंद्रिका नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में केंद्रिका पाया जाता है। उसके बाद कहता है यहाँ से कि इसमें केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता, प्रोकैरियोटिक में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता, और कहता है इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है, किसमें? यूकैरियोटिक में। कहता है यह केवल जीवाणुओं एवं साइनोबैक्टीरिया में मौजूद रहता है, प्रोकैरियोटिक। कहता है यह सभी पादपों और जंतुओं में मौजूद रहता है, यूकैरियोटिक। कहते इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, इसमें क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, तो पादप कोशिका पहला पॉइंट साधारणतः पादप कोशिका जंतु कोशिका से बड़ा होता है,
बड़ी होती है, और जंतु कोशिका साधारणतः छोटी होती है। इसमें हरित लवक उपस्थित रहता है पादप फला में, पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका इसमें हरित लवक अनुपस्थित रहता है। इसमें पादप में इसमें कोशिका भित्ति उपस्थित रहता है पादप कोशिका में, और जंतु कोशिका में इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है। उसके बाद चौथा पॉइंट, इसमें कोशिका का नियमित आकार होते हैं। पादप कोशिका में जो कोशिका का नियमित आकार होता है, और इसमें कोशिका का नियमित आकार अनियमित आकार होता है, नियमित आकार नहीं होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट यहाँ से हमारा क्या है कि पादप कोशिका में इसमें गोल्जी उपकरण के अनेक छोटी छर जैसी रचनाएं होती है। इनमें एक विशेष प्रकार की रचना के गोल्जी उपकरण उपस्थित रहते हैं। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट कुछ गैस तथा यहाँ से गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं की अधिक गैस, द्रव तथा विलय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रण के क्षेत्र से कम सांद्रण के क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहते हैं। माने उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर जो गति होता है वह क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। पौधों की पत्ती का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे के पत्ती के छोटे छोटे छिद्र पाए थे, पौधे के पत्ती पर छोटे छोटे छिद्र पाए जिसे रंध्र या स्टोमाटा कहते हैं। उसके बाद पॉइंट आता है हमारा प्रासरण। प्रासरण जीवित कोशिकाओं में विसरण की तरह एक और क्रिया होती है जिसे प्रासरण या ओस्मोसिस कहते हैं। अगला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? कहता कोशिका को जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? कोशिका को जीवन की रचनात्मक इकाई कहते हैं क्योंकि कोशिकाओं के मिलने से ही शरीर की रचना होती है। चूँकि पूरे शरीर के कार्य कोशिकाओं के कार्यों के प्रतिफल होते हैं, अतः कोशिका को जीवन की कार्यात्मक इकाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्या कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहते हैं? तो लाइसोसोम के अंदर शक्तिशाली पाचक एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों को अपघटित कर सकते हैं। यदि लाइसोसोम फट जाए तो इसके एंजाइम सभी कोशिकांगों को पचा देंगे और कोशिका की मृत्यु हो जाएगी। इसलिए कोशिका को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। एक बार आप वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है कुछ। कहता किसे ऊर्जा निर्माण का केंद्र कहा था? माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव कहते हैं। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ से केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव को क्या कहते हैं? केंद्रक द्रव कहते हैं। कहता पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो विसरण क्रिया द्वारा होता है। किस क्रिया द्वारा होता है? प्रासरण क्रिया द्वारा होता है। कोशिका भित्ति होती है, पारगम होता है, मैंने आर पर जाने वाला है। जंतुओं की कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है? केंद्रक के द्वारा होती है। कोशिका की वृद्धि जो केंद्रक के द्वारा नियंत्रित होती है। उसके बाद कहता है किस प्रकार की कोशिका में बड़ी राजधानी पाई जाती है? पादप कोशिका में बड़ी राजधानी पाए थे क्योंकि पादप बड़ा होता है। कहता रंगीन प्लेस्टिड को कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। अनुवांशिक गुणों का समूहन किसके द्वारा होता है? जीन के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन होता है तो 2 लाख गुना। तारकय या तारकय पाया जाता है कोशिका द्रव में। ये पदार्थ है एक। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। उसके बाद कहते हैं कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचना किस यंत्र के द्वारा देखी जाती है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। लास्ट क्वेश्चन हमारा है शॉर्ट है, देखिएगा ध्यान से आप लोग। कहता कोशिकाओं यहाँ से कि कौन सा कोशिकांग कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है?
कौन सा कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कौन सा कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, क्योंकि कोशिका का संपूर्ण जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में ही उत्पन्न होती है, और यह कहता है यहाँ से ऊर्जा एटीपी के अणुओं में संचित रहता है। इसलिए कहता है यहाँ से कोशिकांग का पावर हाउस या कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो यह हमारा पहला चैप्टर का सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया बायोलॉजी का। आप लोग देखिए वीडियो कैसा लगता है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।